हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी और इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ेंगे। एक्सट्रीम मेजर इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है पॉलिटिकल वेंडेटा पे, राजनीतिक तौर पे आप किसी से कैसे अपनी दुश्मनी निकाल सकते हैं। फेक न्यूज़ के मामले के अंदर भी इस आर्टिकल में आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पढ़ने में भी आसान है। एक क्विज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4 क्वेश्चंस आपके सामने। आर्टिकल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ में इस क्विज़ को भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ क्विज़ के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी एक्सट्रीम मेजर। देखिए, एक्सट्रीम का मतलब है जो बहुत ज़्यादा हो ज़रूरत से, जो रेडिकल हो, या इसके लिए एक वर्ड है हमारे पास ड्रामेटिक। और मेजर का मतलब होता है कदम, यानी कि स्टेप। कह रहा है कुछ ऐसा कदम चला गया है, एक ऐसा मेजर लिया गया है जो एक्सट्रीम है, रेडिकल है, ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, कौन सा कदम चला गया भाई, ये पता लगेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है जी नॉट एवरी इंस्टेंस ऑफ शेयरिंग फॉल्स न्यूज़ रिक्वायर्स अरेस्ट एंड रिमांड। कह रहा है हर एक जो इंस्टेंस होता है ना, इंस्टेंस का मतलब है घटना, इवेंट, एपिसोड। कह रहा है हर एक जो घटना होती है, और कौन सी, शेयर करने की फॉल्स न्यूज़ को, कह रहे हैं वो रिक्वायर नहीं करती है। हर एक घटना, नॉट एवरी इंस्टेंस ऑफ शेयरिंग फॉल्स न्यूज़ रिक्वायर्स, तो हर एक घटना में ज़रूरत नहीं होती है अरेस्ट करने की या रिमांड पे लेने की। अगर किसी ने फेक न्यूज़ फैलाई है, आपको पता लग गया, उसकी पोस्ट के नीचे लिख दो आपकी न्यूज़ फेक है, या फिर उसकी पोस्ट को ट्विटर से, फेसबुक से हटवा दिया जा सकता है। तो ये काम भी आप कर सकते हो। हर घटना में आदमी को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखो, सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। इंस्टेंस आपका सब्जेक्ट है, इंस्टेंस का मतलब है घटना, इवेंट। वर्ब है इसकी रिक्वायर्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। अब एक छोटा सा यहाँ पे आपसे रूल शेयर करूँगा, बहुत ही प्यारा ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, शायद कुछ लोगों के लिए नया भी होगा। देखो, ये कॉन्सेप्ट ग्रामर का एरर का कम है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ज़्यादा है। मान लीजिए सेंटेंस कुछ ऐसा हो जिसमें एवरी, ईच या ऑल आ रहा हो, और उसके बाद सेंटेंस में नॉट आ रहा हो, उसके बाद मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, बीच में नॉट लगाओ, तो हमेशा आपको उसके मीनिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि उसका मीनिंग हो सकता है आपके सेंटेंस के हिसाब से गलत निकले। तो करना क्या होगा उस केस में, अगर मीनिंग गलत निकल रहा हो तो नोट को एवरी, ईच या ऑल से पहले शिफ्ट कर देना है। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कैसे होने वाला है। मान लीजिए एवरीवन विल नॉट अटेंड द पार्टी, हर आदमी पार्टी को अटेंड नहीं करेगा। अब ये बात थोड़ी अजीब नहीं लग रही है आपको? भाई हर आदमी पार्टी को अटेंड नहीं करेगा, 100 आदमी पार्टी में आने वाले थे तो एक भी नहीं आएगा। अजीब लग रही है ना? एक्चुअल में हम हिंदी में बोलना चाह रहे हैं, हर एक आदमी अटेंड नहीं करेगा पार्टी को, कुछ एक करेंगे, कुछ एक नहीं भी करेंगे। लेकिन इंग्लिश में नॉट की पोजीशन बीच में आ जाने से सेंटेंस का मीनिंग ऐसा निकला कि अब तो कोई भी अटेंड नहीं करेगा। भाई एवरीवन विल नॉट अटेंड द पार्टी। समझ में आई बात? हम ये कहना चाह रहे हैं कि 100 आदमी है, मान लीजिए 1000 आदमियों को बुलाया गया है, तो 1000 में से 700 या 800 आएंगे, हर एक आदमी अटेंड नहीं करेगा। पर इसका मीनिंग क्या निकला? 1000 में से एक आदमी भी पार्टी में नहीं आने वाला। तो इस केस में मुझे सेंटेंस को इंप्रूव कर देना चाहिए, और उसका सिंपल सा तरीका है, यहाँ से नोट को उठाओ, उठा के एवरीवन से पहले रख दो। बस जैसे ही आप इतना सा काम करेंगे, नॉट एवरीवन लिखेंगे, अब इससे वही वाला मीनिंग निकलेगा कि हर आदमी पार्टी को अटेंड नहीं करने वाला। 1000 आदमियों को बुलाया गया है तो 700-800 लोग ही पार्टी में आएंगे। वैसे ही ऑल द क्रिमिनल्स आर नॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस, सभी क्रिमिनल्स को पुलिस के द्वारा अरेस्ट नहीं किया जाता। हम कहना ये चाह रहे हैं कि सभी के सभी अरेस्ट नहीं होते हैं। 100 क्रिमिनल में से 10-5 तो रह ही जाते हैं जिनकी गिरफ्तारी कभी नहीं होती है। पर इसका मीनिंग क्या निकला? सभी की गिरफ्तारी नहीं होती है, 100 में से एक भी आदमी, एक भी क्रिमिनल गिरफ्तार नहीं होता है। गलत मीनिंग है। आप नोट को उठाएं, शुरू में रख दें यहाँ पे ऑल से पहले, मामला सेट हो जाएगा। नॉट ऑल ऑफ द क्रिमिनल आर अरेस्टेड बाय द पुलिस। चलिए याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, है ना? जब भी नॉट बीच में आए तो उसको चेक कर लेना है, उसका जो मीनिंग आ रहा है वो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर ना आ रहा हो वो मीनिंग, तो नोट को आपको उठा के सेंटेंस की शुरुआत में एवरी, ईच या ऑल से पहले लाना है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट आज के क्विज में आपसे पूछा जाएगा। अब जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं ताकि इस आर्टिकल को स्मूथली पढ़ा जा सके। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाई टी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है।
अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा ज़रूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस क्लरिकल और पीओ प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है आज की 1 2 3 4 5 और 6 वर्ड्स हैं, 5 पुराने 1 नया। आयरॉनिक का मतलब होता है उपहास भरा, जो सरकास्टिक हो, जिसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो। द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव मेड एन आयरॉनिक डिसीजन ऑफ सेलिंग देयर होल्डिंग्स। कंपनी के प्रोमोटर्स ने, कंपनी के मालिकों ने एक बहुत ही उपहास भरा डिसीजन लिया है अपनी ही कंपनी के शेयर बेच देने का। आयरॉनिक, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपकी लाइफ में भी आयरॉनिक चीज़ें होती है ना। जैसे आप डाइट पे हो, खाना कम खा रहे हो लेकिन आपका वेट बढ़ रहा है ना। तो ये आयरॉनिक सी बात है, भाई खाना कम खा रहा हूँ तो वेट कम होना चाहिए लेकिन आपका वेट बढ़ रहा है। तो ये इस तरह से लाइफ में आयरॉनी या पैराडॉक्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रूटीन जो है वोकैबुलरी के अंदर। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। ये वर्ड आर्टिकल में आएगा आयरॉनिक। अगला वर्ड है डिसैमिनेशन। डिसैमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, सर्कुलेट करना। और किसको? न्यूज़ को, ओपिनियन को। टीवी पे जो भी आप ब्रॉडकास्ट वगैरह देखते हो वो डिसैमिनेशन ऑफ न्यूज़ होता है। डिसैमिनेशन ऑफ फेक न्यूज़ इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया। फेक न्यूज़ का डिसैमिनेशन जो है, फेक न्यूज़ का जो स्प्रेड है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, सजा लायक एक गुनाह है भारत में। प्रोपगेशन और एडवर्टीजमेंट इसके सिनोनिम है। डिसैमिनेशन के आर्टिकल में ये वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल एक वन वर्ड है ऐसी चीज़ के लिए जो इतनी मुश्किल हो, इतनी ज़्यादा टफ हो कि उसके नाम से ही आपको डर लगने लगे। फॉर्मिडेबल टास्क। जैसे मैंने आपको बताया हुआ ना, 10 दिनों में आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने को बोला जाए, आप रोज़ 20 घंटे पढ़ेंगे, 10 दिनों में आपके प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा। पर ये टास्क बड़ा फॉर्मिडेबल है, इसके नाम से ही आपको डर लगने लगेगा कि कैसे मैं इतनी मेहनत करूँगा। तो फॉर्मिडेबल, डॉन्टिंग, इंटिमिडेटिंग, फियरसम, ये सभी जो हैं डराने वाले किसी काम के लिए यूज़ होते हैं। अब इसके लिए एक बहुत अच्छी सी इडियम भी हमारे पास, अ टॉल टास्क या टॉल ऑर्डर। अगर कोई फॉर्मिडेबल चीज़ हो तो उसको बोल सकते हैं आप इट इज़ अ टॉल टास्क या इट इज़ अ टॉल ऑर्डर। और एक लास्ट में वर्ड है हरक्यूलियन। ये भी फॉर्मिडेबल का सिनोनिम है, एडवांस्ड सिनोनिम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के आर्टिकल में वर्ड आएगा, नेक्स्ट है इम्पेंडिंग। ये वर्ड बना है पेंडिंग से। पेंडिंग का मतलब है जो अभी होना बाकी है, और इम का मतलब है जो भी इन होगा, जो अभी होने वाला है, आपकी लाइफ में आने वाला है। इम्पेंडिंग हर वो चीज़ है जो अप्रोच कर रही है, सर पे मंडरा रही है, नियर एंड सर्टेन है। लेकिन याद करें, याद रखें, इम्पेंडिंग को आप नेगेटिव चीज़ों के साथ में यूज़ करना है ना। चलिए, द लीडर्स ऑफ द 2 कंट्रीज हेल्ड पार्लेस टू अवर्ट एन इम्पेंडिंग वॉर। दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने ऑर्गेनाइज किया, हेल्ड किया पार्लेस को। पार्लेस का मतलब होता है बातचीत, आपसी डायलॉग। तो दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने आपसी बातचीत को होल्ड किया, ऑर्गेनाइज किया, ताकि एक इम्पेंडिंग वॉर से बचा जा सके, एक ऐसी वॉर से जो सर पे मंडरा रही है। चलिए, इम्पेंडिंग को इन द ऑफिंग भी बोलते हैं। आज ये फ्रेज तो नहीं आएगा लेकिन इम्पेंडिंग के साथ कभी कभी ये जो फ्रेज आप आर्टिकल्स में देखते हो, याद रखना है इसको, इन द ऑफिंग। सेकंड लास्ट वर्ड है अपना एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है दायरा। दायरे के लिए सारे वर्ड्स हैं, परव्यू, ऑर्बिट, ज्यूरिस्डिक्शन, रेमिट, स्फीयर और रैम। आज आप ज्यूरिस्डिक्शन नाम का वर्ड दायरे के लिए यूज़ करेंगे आर्टिकल के अंदर। लॉ मेकिंग पावर्स ऑन पुलिस एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। कानून बनाने की ताकतें जो हैं पुलिस पे और कृषि पे, वो एम्बिट में फॉल करती हैं, दायरे में आती हैं। एम्बिट की जगह यहाँ ज्यूरिस्डिक्शन भी आ सकता था, तो वो दायरे में आती हैं भारत के राज्यों के, स्टेट्स ऑफ इंडिया के। चलिए, लास्ट वर्ड है नया आपके लिए, प्रोविनेंस। प्रोविनेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ओरिजिन या बर्थ प्लेस, कहाँ से कौन सी चीज़ निकली है, इंसेप्शन हुआ है किस चीज़ का, कहाँ से, है ना, उद्भव हुआ है। प्रोविनेंस ऑफ डिजिट 0 इज़ कंसिडर्ड इंडिया। जो सोर्स है जीरो का, जो ओरिजिन है जीरो का, वो कंसीडर किया जाता है भारत। ऐसा माना जाता है कि भारत से ही जीरो निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है 5-6 वर्ड्स हैं आर्टिकल में देखेंगे, जब आएंगे तब इनका रिवीजन आपका हो जाएगा। चलिए एक समरी आपको दे दें, आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन है मिस्टर साकेत गोखले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई ट्विटर पे, और उसमें क्या लिखा इन्होंने कि इनके पास आरटीआई का रिप्लाई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, जिसमें गुजरात सरकार ने ये बताया है कि
पीएम मोदी का जो मोरबी का दौरा हुआ था, उस दौरे पे सरकार ने बहुत सारा खर्चा किया था। अब ये आरटीआई का रिप्लाई निकला बाद में झूठा, मतलब कि इनका कहना जो निकला वो बात निकली फेक न्यूज़, और इस मामले में साकेत गोखले को गिरफ्तार कर लिया गया गुजरात पुलिस के द्वारा। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि फेक न्यूज़ का डिसेमिनेशन गलत बात है, फेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन हर केस में गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती। इस आदमी ने गलत न्यूज़ डाली थी तो इसको सिर्फ आप बुला सकते थे इंक्वायरी के लिए भी, या फिर इसकी जो इस पोस्ट को है वहाँ से हटवा सकते थे, लेकिन आपने इसको अरेस्ट करवाया तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि आप राजनीतिक वेंडेटा दिखा रहे हो, अपना बदले की भावना को जो है, राजनीतिक बदले की भावना को दिखा रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज की टोन है क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार के इस एक्शन को। चलिए अब शुरू करेंगे आर्टिकल को। कह रहा है जी, अ पॉलिटिकल पार्टीज स्पोक्समैन हैज़ बिन अरेस्टेड फॉर शेयरिंग एन अपरेंटली false claim about the expenditure involved in PM Narendra Modi's visit to Morbi in Gujarat. In November, in the aftermath of the collapse of a bridge that caused nearly 140 deaths. कह रहे जी एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो है, स्पोक्समैन जो है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, क्यों किया गया भाई? शेयर करने के लिए, और किसको? एक अपेरेंटली फॉल्स क्लेम को, एक जाहिर तौर पे झूठे दावे को। अपेरेंटली मतलब जाहिर तौर पे, फॉल्स मतलब झूठा, क्लेम मतलब दावा। और दावा किस बारे में भाई? अबाउट लगा के बता रहे हैं, उस खर्चे के बारे में है जो इन्वॉल्व है, और किस में? पीएम मोदी की विजिट में जो हुई है मोरबी नाम के डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के अंदर। और कब हुई है विजिट? ये विजिट हुई है इन नवंबर, पिछले ही महीने। और क्यों हुई है, कैसे हुई है? ये विजिट हुई है इन द आफ्टरमाथ ऑफ, इन द आफ्टरमाथ और इन द वेक ऑफ, दोनों का मतलब होता है बाद में, इस घटना की पृष्ठभूमि के साथ। तो ये जो विजिट हुई है इस पृष्ठभूमि के साथ हुई है, इस बैकग्राउंड के साथ हुई है, इस घटना के बाद हुई है, जो है कोलैप्स की, गिर जाने की एक ब्रिज के। और ये वही ब्रिज है जिसने कोज कर दिया था, जिसने कोज करना तो आप समझते ही है ना, जिसकी वजह से हुई थी लगभग 140 डेथ्स। सेंटेंस बहुत लंबा है, देख लो इतना लंबा सेंटेंस, लेकिन बड़ा आसान है। इसको स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर आप पकड़ के पढ़ने की कोशिश करो। तो स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है एक जाहिर तौर पे गलत दावे के लिए। उस दावे का नाम है एक्सपेंडिचर का दावा है, एक्सपेंडिचर को लेकर के, खर्चे को लेकर के, और जो खर्चा आया है पीएम की विजिट में मोरबी के डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के अंदर। ये विजिट हुई थी पिछले ही महीने नवंबर के अंदर, और ये हुई है आफ्टरमाथ में, इस घटना के बाद में। और वो घटना है गिर जाना, कोलैप्स हो जाना एक ब्रिज का, जिसने लगभग 140 डेथ्स को कोज किया है गुजरात के अंदर। स्पोक्समैन की वर्ब है हैज़ बीन अरेस्टेड, पैसिव वॉइस लगी हुई है, बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। एपरेंटली मतलब जाहिर तौर पे, क्लियरली, सीमिंगली, परपोर्टेडली, एविडेंटली, ऑस्टेंसिबली, सब जाहिर तौर पे किसी काम को होने के लिए जो है एडवर्ब फॉर्म में बताते हैं। इन द आफ्टरमाथ ऑफ, इन द वेक ऑफ, दोनों का मतलब है बाद में, इस चीज़ की, इस घटना के बाद में। कोलैप्स का मतलब है गिर जाना, किसी चीज़ का छोटे छोटे पीसीज में टूट जाना। दैट आया है ब्रिज के लिए, दैट है कोलैप्स के लिए, दैट की वर्ब है कोज्ड, ये वही कोलैप्स है जिसने कोज किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी, even if the claim that a fabulous sum of money was spent on preparation and the renovation of facilities for the visit was false, the arrest of Saket Gokhale, spokesman of All India Trinamool Congress, is in striking contrast to the fact that the promoters and executives of the company, whose negligence could have caused the recently renovated bridge to the collapse, have not been detained so far. अब आप बोलोगे सर इतना लंबा सेंटेंस, पिछला पढ़ा तो अगला भूल गए, कोई बात नहीं, आधा आधा करके पढ़ लो। देखो कह रहे यहाँ तक कि अगर इवन इफ जो ये क्लेम है, जो ये दावा है, दैट वो ये दावा कि एक बहुत ही फेबुलस, एक बहुत ही इम्प्रेसिव, एक बहुत ही मोटा तगड़ा जो सम ऑफ मनी है, पैसे की एक रकम है, कह रहे इस रकम को खर्च किया गया था, स्पेंड किया गया था उन प्रिपरेशंस पे, तैयारियों पे, और उस रेनोवेशन पे, उस मरम्मत पे जो है फैसिलिटीज़ की, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की। और क्यों किया गया था? विजिट के लिए, इस पूरे दौरे के लिए। कह रहा है अगर यहाँ तक कि ये जो क्लेम है, ये जो दावा है ना कि सब खर्चा हुआ था, कह रहा है अगर ये क्लेम फॉल्स भी है, अगर ये क्लेम झूठा भी है, मान लो झूठा है, तो कह रहा है फिर भी जो अरेस्ट है ना इस आदमी का, साकेत गोखले का, जिसने फेक न्यूज़ फैलाई थी, कह रहे जो कि स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का, कह रहे इनका जो अरेस्ट है वो स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू है, वो बहुत ही स्ट्राइकिंग तरीके से उल्टा जाता है। स्ट्राइकिंग मतलब हैरान करने वाला, कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंट होना, अलग होना। तो कह रहे बहुत ही हैरत अंगेज अंदाज में, हैरान करने वाले तरीके से अलग है वो
कंट्रास्ट में है उस फैक्ट के, उस तथ्य के। अब कौन सा फैक्ट? फैक्ट ये कि जो प्रमोटर और एग्जीक्यूटिव हैं, जो मालिक और नौकर हैं या बड़े जो अधिकारी हैं इस कंपनी के, जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से, जिसकी लापरवाही की वजह से हो सकता है कोज हुआ हो, और क्या, रिसेंटली रेनोवेटेड ब्रिज कोलैप्स की तरफ हो सकता है ये जो अभी अभी मरम्मत किया हुआ ब्रिज जो है कोलैप्स हो गया। कह रहे ये प्रमोटर्स एग्जीक्यूटिव जो हैं आज तक डिटेन नहीं किए गए हैं, इनको कस्टडी में नहीं लिया गया। आइए बात समझ में। तो लोगों की जान लेने वाले तो आज भी खुले घूम रहे हैं गुजरात में, लेकिन जिस आदमी ने फेक न्यूज़ फैलाई थी उसको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करवा लिया गया। तो ये चीज़ अपने आप के अंदर जो है ना आयरनी वाली बात है। चलिए, कानून उसी के लिए जो जिस पे चलाया जा सके, कहने का मतलब ये। क्लेम कि वर्ब है वॉज, क्लेम वॉज फॉल्स, सम ऑफ मनी की वर्ब है वॉज स्पेंड, मनी को स्पेंड किया गया था पैसिव वॉइस में। अरेस्ट की वर्ब है इज, व्हेन समथिंग इज इन कंट्रास्ट टू द अदर थिंग, तो पहली वाली चीज़ दूसरी वाली चीज़ से बहुत अलग होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है। स्ट्राइकिंग का मतलब है हैरान करने वाले तौर पे। प्रोमोटर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स का मतलब है मालिक और नौकर। प्रोमोटर मतलब मालिक, एग्जीक्यूटिव मतलब बड़े नौकर अधिकारी। इनकी वर्ब है हैव नॉट बीन डिटेन्ड, इनको डिटेन नहीं किया गया पैसिव वॉइस के अंदर। नेग्लिजेंस का मतलब है लापरवाही, इसकी वर्ब है कुड हैव कॉस्ट, ऐसा हो सकता था, हो सकता है इसी की वजह से ऐसा हुआ हो, ब्रिज जो है कोलैप्स कर गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेन का मतलब होता है किसी को अरेस्ट करना, किसी को कस्टडी में लेना। कह रहा है जी लंबे सेंटेंस है लेकिन ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर पढ़ लो इनको। कह रहा है जी इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू हाईलाइट द आयरनी इन्वॉल्व्ड एज द पीनल सेक्शंस इन्वोक्ड अगेंस्ट मिस्टर गोखले फॉर द ऑफेंस ऑफ फोर्जरी अट्रैक्ट प्रिजन टर्म्स ऑफ 2 to 3 years ओनली। कह रहा है ये भी बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है ना हाईलाइट करना, ना सबके सामने लाना इस आयरनी को, इस उपहास को जो इन्वॉल्व है, जो शामिल है इस मामले में। आयरनी समझते हैं ना, पैराडॉक्स, सटायर या सरकासम। तो इस मामले में एक विरोधाभास आपको दिखेगा और उसको सबके सामने ना लाना बड़ा ही मुश्किल है। कह रहे कैसे भाई, कौन सा विरोधाभास है? विरोधाभास ये है एज, क्योंकि जो पीनल सेक्शंस हैं, जो सजा के जो कानून लगे हुए हैं, जिनको इन्वोक किया गया है मिस्टर गोखले के खिलाफ, और किस लिए भाई? इस ऑफेंस के लिए जो है फोर्जरी का। फोर्जरी का मतलब होता है हिंदी में 420, झूठी कोई काम करते हो आप, है ना, डिसेप्टिव एक्ट करते हो, किसी को डिसेप्शन से जो है किसी को धोखा देते हो। कह रहे जो भी ऑफेंस है जिसको लगाया गया मिस्टर जो है गोखले के खिलाफ, कह रहे वो अट्रैक्ट करता है सजा को, प्रिजन टर्म्स को 2 से 3 साल की ही, महज 2 to 3 years ओनली। कह रहे वेयर एज the acts of commission and omission that led to such a high fatality figure are punishable with prison terms ranging from 10 years to life। कह रहे जबकि जो एक्ट हैं कमीशन और ओमिशन के, और वही एक्ट्स, वही सारी की सारी हरकतें जो लीड टू कर गए ऐसी एक हाई फैटेलिटी की तरफ। फैटेलिटी का मतलब है ह्यूमन डेथ्स, जिनकी वजह से इतनी मौतें हो गई हैं गुजरात में। कह रहे ये सारे के सारे जो एक्ट्स हैं ना कमीशन और ओमिशन के, कमीशन ओमिशन का मतलब होता है चाहे जानबूझ के किया हो चाहे गलती से हुआ हो। कह रहे ये जानबूझ या गलती जो भी है ये पनिशेबल होती है प्रिजन टर्म्स के साथ में, जो रेंज करती है, और कहां से कहां तक? 10 ईयर से लाइफ तक, यानी 10 साल से उम्र कैद तक आपको हो सकती है। तो जिस आदमी ने उम्र कैद करने जैसा काम किया है वो तो आज भी खुला घूम रहा है, जिसकी गलती से या जिसके जानबूझ के हरकत से ये ब्रिज गिरा। कह रहे बल्कि वो आदमी जिसको 2 से 3 साल की सजा मैक्सिमम दे सकते हो, उसको आपने फटाफट से गिरफ्तार करने में देरी नहीं लगाई। समझ में आ गया ना सेंटेंस? इट की वर्ब है इज, पीनल सेक्शंस की वर्ब है अट्रैक्ट, वेरेज का मतलब होता है वहीं दूसरी तरफ, है ना, वेरेज। एक्ट्स की वर्ब है आर, एक्ट्स आर पनिशेबल। कमीशन एंड ओमिशन का मतलब होता है जानबूझ के या गलती से, चाहे जानबूझ के हुआ हो चाहे गलती से हुआ हो। कमीशन जानबूझ के, ओमिशन गलती से। दैट की वर्ब है लेड टू। और इसमें कुछ देखने वाला है, आयरनी आप देख ही चुके हैं, उपहास या कॉन्ट्राडिक्शन, पैराडॉक्स। अब एक वर्ड आपको दिखा देते हैं, फेटेलिटी। फेटेलिटी वर्ड को कैजुअलिटी वर्ड से वो मत करना कंफ्यूज, दोनों वर्ड्स एक जैसे ही लगते हैं इंग्लिश में कि कैजुअलिटी और फेटेलिटी मतलब एक ही बात है। देखो फेटेलिटी का मतलब होता है डेथ्स, किसी भी इंसिडेंट में होने वाली मौतें, और कैजुअलिटी का मतलब होता है डेथ्स एंड इंजरीज। अगर 10 मौतें हुई हैं किसी इंसिडेंट में, 10 डेथ्स हुई हैं और 20 लोग घायल हुए हैं, 25 लोग, तो फेटेलिटी तो 10 ही है, कैजुअलिटी जो है 25 और 10 35 हो जाएंगी। तो ये दोनों शब्दों का फेर है, इनका ध्यान रखना है आपको। 1 वर्ड्स हैं, एक डेथ्स के लिए, एक डेथ्स प्लस इंजरीज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्जरी मतलब 420 डिसेप्टिव एक्ट, जिसमें आप किसी को धोखा देते हैं। कह रहे हैं जी नथिंग बट एन इंटेंशन टू टीच अ लेसन टू एन ऑपोजिशन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट
कैन एक्सप्लेन द अरेस्ट ऑफ मिस्टर गोखले। कह रहा है और कोई चीज़ भी नहीं, नथिंग बट, और कोई दूसरी चीज़ नहीं, और किसके सिवा भाई, एक इंटेंशन के सिवा, एक आपकी मंशा के सिवा। जो मंशा है सिखाने की एक लेसन को, जो है पाठ पढ़ाने की, और लेसन किसको पढ़ाया जाएगा, एक ऑपोजिशन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, ऑपोजिशन पार्टी के एक पॉलिटिकल जो है राजनेता को। एक्टिविस्ट तो नहीं है, स्पोक्स पर्सन ही है। कह रहे ये जो इंटेंशन है ना, यही एक्सप्लेन कर सकती है, यही बता सकती है अरेस्ट को, गिरफ्तारी को मिस्टर गोखले की। और कब, व्हेन ही कुड इंस्टेड हैव बीन समन्ड फॉर एन इंक्वायरी, जब बजाय इसके उनको सम्मन भी किया जा सकता था, बुलाया भी जा सकता था एक इंक्वायरी के लिए। जब इस आदमी को आप बुला भी सकते हो तो बुला ही लो ना, उसको जा करके गिरफ्तार क्यों करते हो। तो आपकी इस इंटेंशन के सिवा और कोई भी चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि आपकी इंटेंशन है गोखले साहब को सफर जो है, इसको जो है लेसन जो है सिखाने की, टीच अ लेसन करने की, है ना, सबक सिखाना। नथिंग के बाद में बट आ जाए तो इसका मतलब होता है और कोई भी चीज़ नहीं सिवा इस चीज़ के। नथिंग मतलब और कोई चीज़ नहीं, बट मतलब सिवा, बट का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर, इस केस में, है ना। तो नथिंग की वर्ब है कैन एक्सप्लेन, ही की वर्ब है कुड हैव बीन समन्ड। समन का मतलब है किसी को बुलाना, किसी को इंक्वायरी के लिए ऑफिशियली कॉल फॉर करना। कह रहा है इट इज़ वन ऑफ दोज केसेस इन विच अरेस्ट इज ऑब्वियसली अवॉइडेबल। कह रहा है ये उन्हीं केसेस में से एक केस है जिनके अंदर अरेस्ट जो है ऑब्वियसली अवॉइडेबल थी, जिसको बचा जा सकता था, बिना अरेस्ट किए भी काम करवाया जा सकता था। और कब, कह रहा है इवन इफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज सीरियसली अग्रीव्ड बाय द purportedly falsehood in the claim that he shared on Twitter। कह रहे यहाँ तक कि अगर जो सरकार है ऑफ द डे की, ऑफ द डे मैंने आपको बताया हो ना, प्रेजेंट टाइम, आज की जो सरकार है वो सीरियसली यानी गंभीर तौर पे बहुत अग्रीव्ड है, बहुत दुखी है, बहुत हर्ट है इस परपोर्टेड फॉल्सहुड के द्वारा, इस झूठी बात के द्वारा जो कथित तौर पे झूठी है, परपोर्टेड तौर पे फॉल्सहुड है। और किसमें, उस क्लेम में, उस दावे में। कह रहे जिसको इस बंदे ने, गोखले ने शेयर किया था ट्विटर नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आई बात समझ में। चाहे सरकार बहुत दुखी भी होती ना, उसके बाद भी इस केस में अरेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत थी नहीं। इसको बुला करके इससे पूछ लेते और इसका लीगल नोटिस दे करके इसकी जो है, मतलब इसको पब्लिकली आप शेम करते, नेम एंड शेम करते, तो वहाँ से भी काम चल जाता। इट की वर्ब है इज़, अरेस्ट की वर्ब है इज़, गवर्नमेंट की वर्ब है इज़। गवर्नमेंट का मतलब है सरकार ऑफ द डे, गवर्नमेंट ऑफ द डे आज की सरकार, है ना। ऑफ द डे, ऑफ द आवर, मैंने आपको बताया था 1-2 दिन पहले ही फ्रेज आया था। परपोर्टेड मतलब कथित तौर पे, अलेजिड है जो रिपोर्टेड है वही परपोर्टेड है ना, जिसको कथित तौर पे कहा गया है। फॉल्सहुड मतलब झूठापन, एग्रीव्ड मतलब दुखी या हर्ट, किसी भी चीज़ से ऑफेंडेड या डिस्प्लीज्ड। ही की वर्ब है शेयर्ड। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बताएगा कि इनको अरेस्ट किया कैसे गया, वो तरीका भी थोड़ा अजीब था। कह रहे दैट पुलिस कस्टडी वॉज सॉट एंड ऑब्टेन्ड इन अ केस इन विच नॉट मच इज नीडेड टू बी इन्वेस्टिगेटेड और अनअर्थेड except perhaps the provenance of the purported right to information reply that contained the false claim is quite strikingly indicative of vendetta। लंबा सेंटेंस है, एक बार इसमें मैं सब्जेक्ट वर्ब सही कर दूं, एक सेकंड रुक जाना। चलो, लंबा सेंटेंस है लेकिन इसको स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। दैट का मतलब है ये बात की, अगर दैट के बाद में सीधे सीधे नाउन आ रहा है और उसकी वर्ब भी रखी हुई है तो दैट की वर्ब भी आपको अलग से मिलेगी, और दैट का मतलब होगा ये बात की। कह रहा है जी ये बात की कि पुलिस की कस्टडी को सीक किया गया, पुलिस की कस्टडी को यूज़ किया गया, लिया गया इस केस में, और ऑब्टेन भी किया गया एक ऐसे केस में जिसके अंदर, इन विच, जिसके अंदर ज़्यादा जो था, नॉट मच जो था वो नीडेड नहीं था, जिसमें ज़्यादा की कोई ज़रूरत थी नहीं। और क्यों नहीं थी, इन्वेस्टिगेट किए जाने के लिए या फिर एक्सपोज किए जाने के लिए। तो इस केस में कोई इन्वेस्टिगेट करके कुछ गोखले से कुछ निकलवाना तो है नहीं, है ना, लाश का पता तो निकलवाना नहीं है गोखले से। गोखले ने एक ट्वीट की थी, गोखले को आपने अरेस्ट कर लिया, इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे गोखले की। कह रहे ये बात की कि पुलिस कस्टडी को किया गया और ऑब्टेन भी किया गया, मांगा भी गया और पुलिस कस्टडी ले भी ली गई इस आदमी की, एक ऐसे केस में जिसमें ज़्यादा कोई ज़रूरत है ही नहीं इन्वेस्टिगेट किए जाने की या फिर एक्सपोज किए जाने की, बाहर जो है उगलवाए जाने की। और शायद इस चीज़ को छोड़ के, एक्सेप्ट परहैप्स, जो प्रोविनेंस है, जो ओरिजिन है, जो सोर्स है उस कथित तौर पे उस परपोर्टेड आरटीआई के रिप्लाई का, जिसका नाम गोखले लेकर के अपनी ट्वीट कर रहे थे। कह रहे वही रिप्लाई है जो कंटेंट करता है, जिसमें रखा हुआ है झूठा क्लेम। कह रहे ये जो बात है ना, ये है क्वाइट, बहुत ही या बिल्कुल ही स्ट्राइकिंगली इंडिकेटिव ऑफ
वेंडिटा। बहुत ही हैरानी कर देने वाले तौर पे ये इंडिकेटिव है, ये सिंबॉलिक है वेंडिटा की, यानी कि वेंजेंस की। वेंडिटा मतलब बदले की भावना। तो ये इंडिकेशन देती है, इसमें से एक बू आती है, सजेस्ट करती है कि बदले की भावना से इस आदमी का अरेस्ट हुआ है, क्योंकि ज़्यादा तो इस आदमी से कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी ही नहीं। आ गया सेंटेंस समझ में? अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनी है। दैट की वर्ब है इज, दैट इज स्ट्राइकली इंडिकेटिव ऑफ वेंडिटा। और दैट क्या है वो बीच में आपको बताया गया है। पुलिस कस्टडी वॉज सॉल्ड एंड पुलिस कस्टडी वॉज ऑब्टेन्ड। पहली और दूसरी दोनों वर्ब्स हैं इस कस्टडी नाम के सब्जेक्ट की, है ना, पैसिव वॉइस में। मच की वर्ब है इज। प्रोविनेंस आप जानते हैं, ओरिजिन या सोर्स किसी चीज़ का, जो चीज़ कहीं से पैदा होती है उसका प्रोविनेंस कहलाता है। अनअर्थ करना, किसी चीज़ को एक्सपोज करना, सबके सामने रिवील करना। दैट की वर्ब है कंटेंट। दैट आया है आरडीए के रिप्लाई के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन के जवाब के लिए। चलिए, इंडिकेटिव और वेंडिटा आपने देख लिया। ये वैसे तो मुझे इजी लग रहा था पढ़ने में, जब अब पढ़ा रहा हूँ ना तो देख रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर्स बहुत लंबी लंबी इसने बना रखी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, अनदर आस्पेक्ट विच इज़ टेकिंग प्लेस विद डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी is the fact that Gujarat police went to Jaipur in time to detain Mr. Gokhale and bring him to Ahmedabad। कर एक दूसरा आस्पेक्ट भी है, एक दूसरा पहलू भी है जो कि टेक प्लेस कर रहा है, जो घटित हो रहा है। और कैसे? इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ में बार बार हो रहा है कि जो डिस्टर्बिंग है, आपको परेशान कर देने वाला है। कह रहे एक ऐसा और भी चीज़ है जो बार बार हो रही है और इस केस में भी हुई है और बहुत परेशान करने वाली है। वो ये है कि ये वाला फैक्ट, ये वाला तथ्य है, दैट वो ये कि गुजरात पुलिस जो है वो चली गई जयपुर वक्त रहते ही, इन टाइम। और क्यों? ताकि वो अरेस्ट करे मिस्टर गोखले को और उनको लेकर के आए अहमदाबाद। तो बस झटके से पुलिस निकली, वहाँ पहुँची, अरेस्ट करके वापस ले आई। तो ये जो बार बार पुलिस का खेल हो रहा है ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने का, ये आस्पेक्ट भी स्ट्राइकिंगली डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी से हो रहा है। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। आस्पेक्ट की वर्ब है इज, ठीक है। विच की वर्ब है इज टेकिंग प्लेस। विच आया है आस्पेक्ट के लिए, आस्पेक्ट सिंगुलर है इसलिए विच की वर्ब भी सिंगुलर है इज। पुलिस की वर्ब है वेंट, डिटेन करना, किसी को हिरासत में लेना, अरेस्ट करना, है ना, होल्ड इनटू कस्टडी करना। और कुछ देखने वाला है नहीं। टेक प्लेस करना मतलब किसी घटना का घटित होना। कह रहे जी, इट इज डिसकंसर्टिंग दैट प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरस्टेट ऑपरेशंस ऑफ क्रिमिनल लॉ अलाउ एनीवन टू बी हेल्ड बाय द पुलिस फ्रॉम अनदर स्टेट विद ईज, especially when the arrest is required by a state in which the BJP is the ruling party। कह रहे ये भी बड़ी डिसकंसर्टिंग बात है, बड़ी ही डिस्टर्बिंग बात है, अनसेटलिंग बात है। कौन सी बात भाई? दैट वही है कि जो प्रोविजंस हैं, जो नियम हैं, और किसके नियम भाई? जो रिलेटिंग टू करते हैं, जुड़े हुए हैं इंटर स्टेट ऑपरेशन से, एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में होने वाले ऑपरेशन से। और किसका है ये? क्रिमिनल लॉ का। कह रहे ये प्रोविजंस जो हैं अलाउ करते हैं किसी आदमी को भी हेल्ड किए जाने को, अरेस्ट किए जाने को, और किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। और कहाँ से? जो आई है दूसरी स्टेट से। और कैसे? बड़ी आसानी से, बिल्कुल ही ईज के साथ में। कह रहे बड़ा डिसकंसर्टिंग है कि ये प्रोविजन जो है किसी भी स्टेट की पुलिस को किसी भी दूसरे स्टेट में जाके आसानी से अरेस्ट करने को अलाउ करते हैं। और ख़ास करके तब जब अरेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है एक ऐसी स्टेट के द्वारा जिसके अंदर बीजेपी ही रूलिंग पार्टी है, बीजेपी ही सत्ता में बैठी है। तो बार बार ये जो इसका यही कहना है कि बीजेपी पार्टी जो है इस प्रोविज़न को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है। वहीं एफआईआर करवाती है जहां पे इनकी सरकार है, जिस स्टेट के अंदर, वैसे तो सभी स्टेट्स में नहीं की है, नॉर्थ के अंदर, है ना, ज़्यादातर स्टेट्स में, एक दो को छोड़ के। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने इस प्रोविज़न को बड़े अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में पुलिस को भेजते हैं ताकि अरेस्ट किया जा सके किसी भी पॉलिटिकल जो है फंक्शनरी को। इट की वर्ब है इज, प्रोविजंस की वर्ब है अलाउ, अरेस्ट की वर्ब है इज, रिक्वायर्ड को भी वर्ब बना लेना यहाँ पे, ठीक है। जनता पार्टी की वर्ब है इज। चलिए, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। कह रहे हैं जी, इट इज़ नॉट क्लियर इफ द ज्यूरिसडिक्शन पुलिस वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द इम्पेंडिंग अरेस्ट। कह रहे ये भी अभी साफ नहीं है, इट इज़ नॉट क्लियर है कि जो ज्यूरिसडिक्शन पुलिस थी वो पुलिस की जिसके दायरे में पूरा केस आता था, यानी कि राजस्थान पुलिस, जयपुर में अरेस्ट किया गया ना इनको। तो कह रहे ये भी अभी चीज़ जो है साफ़ नहीं है कि जो राजस्थान पुलिस है, जो जुरिस्डिक्शन की पुलिस है, उनको इन्फॉर्म किया भी गया था या नहीं किया गया था। और किस बारे में? इस इम्पेंडिंग अरेस्ट के बारे में, इस हिरासत में लिए जाने के बारे में जो इम्पेंडिंग था, जो अप्रोच कर रहा था, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्लियर है या नहीं, इस चीज़ के बारे में अपना शक बता रहा है। इट की वर्ब है इज, पुलिस की वर्ब है वर इन्फॉर्म्ड। पुलिस के साथ में प्लूरल वर्ब को ही यूज़ किया जाए जब तक पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बात ना हो। कलेक्टिव नाउन है ना, टीम, ऑडियंस, फैमिली, पुलिस। तो पुलिस के जब पूरे डिपार्टमेंट की बात ना हो तब तक तो इसको प्लूरल वर्ब ही दी जाए, पुलिस वर इन्फॉर्म्ड ही आपको लिखेंगे।
इम्पेंडिंग मतलब अप्रोचिंग, जुरिस्डिक्शन मतलब दायरा, डोमेन है ना आपका अधिकार क्षेत्र। कह रहा है जी डिसेमिनेशन ऑफ फेक न्यूज़ इज इंडीड अ फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम इन टाइम्स व्हेन सोशल मीडिया आर अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कह रहे जो डिसेमिनेशन है, जो फैलाव है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ब्रॉडकास्ट है झूठी न्यूज़ का, खबरों का, वो इंडीड वास्तव में है एक फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ही मुश्किल है, जिसका सोल्यूशन लाना बड़ा ही कठिन है। कह रहे और ऐसे वक्त में, इन टाइम्स, जब सोशल मीडिया जो हैं, ये जो प्लेटफॉर्म हैं, ये सारे के सारे मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहीं से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अरे बात समझ में, यूट्यूब और ट्विटर से ही सारी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो ज़्यादातर, है ना, टीवी तो कम लोग देखते हैं। ऐसे केस के अंदर फेक न्यूज़ को रोकना बड़ा ही मुश्किल काम है। डिसेमिनेशन यानी फैलाव की, स्प्रेड की वर्ब है इज, मीडिया की वर्ब है आर, फॉर्मिडेबल वो होता है जिसको सुन के आपको कंपकपी हो, जो काम सुन के ही आपको डर लगने लगे, हरक्यूलियन टास्क हो, टॉल ऑर्डर हो, फॉर्मिडेबल कहलाता है। सोशल मीडिया की वर्ब है आर, मीडिया प्लूरल होता है, मीडियम सिंगुलर होता है, याद है ना, डेटम डेटा, मीडियम मीडिया, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, तो मीडिया है इसलिए वर्ब को प्लूरल लगाया गया है, पीछे ए लगा के इसको प्लूरल बनाया गया है। कह रहे हैं जी दैट दोज विद द सिग्निफिकेंट फॉलोइंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर बिफोर शेयरिंग इंफॉर्मेशन दे रिसीव इज ऑल्सो नॉट इन डाउट। कह रहे ये बात भी, दैट, कि वो लोग दोज जिनके पास सिग्निफिकेंट फॉलोइंग है, जिनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, और कहाँ पे, इन प्लेटफॉर्म्स पे, ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। कह रहा हूँ उन लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए ड्यू केयर को, उनको इस्तेमाल में लेना चाहिए पूरी सावधानी को, और कब, इससे पहले कि वो शेयर करें इंफॉर्मेशन को जो वो रिसीव करते हैं। कह रहे ये बात जो है ना, इज ऑल्सो नॉट इन डाउट, इस पर भी कोई शक नहीं है। जब आपकी फॉलोइंग हो जाती है सोशल मीडिया पे, तो सीधे सीधे साकेत गोखले की तरह कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है, ये बात पे भी कोई शक हमें नहीं है। दैट की वर्ब है इज, दोज की वर्ब है शुड एक्सरसाइज, दे की वर्ब है रिसीव। कह रहे हाउएवर it is questionable whether every instance of dissemination of possibly false information should lead to arrest unless grave consequences are likely to arise। कह रहा है हालांकि ये भी क्वेश्चनेबल है, इस चीज़ पे भी सवाल उठाया जा सकता है, हाँ या ना, हर इंस्टेंस जो है, हर घटना जो है फैलाए जाने की, डिसेमिनेशन की, पॉसिबली फेक इंफॉर्मेशन को, पॉसिबली झूठी न्यूज़ को, कह रहा है इसको लीड टू करना चाहिए अरेस्ट की तरफ, और कब, जब तक ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो, अनलेस जो ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो बहुत ही गंभीर परिणाम है, वो लाइकली टू अराइज ना हो, वो संभावित ना हो कि वो खड़े हो जाएं। तो अगर किसी न्यूज़ से कुछ गलत नहीं होता है, फेक न्यूज़ है, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, कोई बहुत गंभीर नुकसान नहीं हो रहा है, तो उस केस में या ऐसे हर केस में अरेस्ट होना भी ज़रूरी नहीं है, ये बात भी सच है। इट की वर्ब है इज, इंस्टेंस की वर्ब है शुड लीड टू, कॉन्सिक्वेंसेज की वर्ब है आर, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट, परिणाम, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, अनलेस बताता है अगर ऐसा ना हो, इसमें नॉट ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, अनलेस, अनटिल और लेस्ट, तीनों के बाद में नॉट को नहीं लगाया जाता, तो इस केस में नॉट को यहाँ लगा देते तो सेंटेंस गलत हो जाता है ना। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो। चलो, कह रहे हैं एन ऑफिशियल फैक्ट चेक एंड अ लीगल टेक डाउन मे वेल मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। कह रहे हैं एक ऑफिशियल फैक्ट चेकिंग अगर हो जाती और लीगल टेक डाउन इस आदमी को दे देते, टेक डाउन का मतलब होता है अपनी पोस्ट को टेक डाउन करें, विड्रॉ करें, उसको डिलीट करें। कह रहे यही दो चीज़ें जो थी ना, वही मीट कर देती जस्टिस के एंड्स को, वही फुलफिल कर देती न्याय को। मीट द एंड्स का मतलब होता है डिलीवर करना, सर्व करना, तो इन्हीं दोनों चीज़ों से जस्टिस जो है भारतीय जनता पार्टी की, इस जो है समझ गए ना, इस नुकसान का जस्टिस इनको मिल सकता था। चलिए, फैक्ट चेक और टेक डाउन की वर्ब है मे वेल, मीट द जस्टिस का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरा होना, फुलफिल होना। चलिए यहीं रैपअप करेंगे सेशन को। आपका क्विज है आज का, 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आज का क्विज आपको खुद से सॉल्व करना है, बहुत आसान है। प्रोविडेंस का मीनिंग आपसे पूछा है, डेथ्स और इंजरीज के लिए 1 वर्ड पूछा है, यहाँ पे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए बोला गया है, और फर्स्ट में पूछा है साकेत गोखले की अरेस्ट किस चीज़ को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो करवाने की जरूरत नहीं है, चारों के आंसर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके चेक कर लो। और आउट ऑफ 4 आपके आंसर से मेरे मैच करने के बाद आउट ऑफ 4 आपको कितने मार्क्स मिले कमेंट्स में बताना। मुलाकात होगी कल, अंटिल देन। कोर्सेज भी अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हैं। राइटिंग, बैंकिंग, एसएससी तीनों का ऐप पे आपको स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं कराई जाती है। मेहनत कर सकते हो तो ऐप पे मोस्ट वेलकम हो। प्रैक्टिस करवाई जाएगी जितनी हो सके, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी और ऐप से रिलेटेड ये नंबर है, टीम से बात करें व्हाट्सएप करके। अंटिल देन, साइनिंग आउट।